नमस्कार दोस्तों, वसंत एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल। हमारी ये श्रृंखला चल रही है संपूर्ण मध्य प्रदेश, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा वो मौर्य काल पढ़ा। मौर्य के पश्चात शुंग काल पढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण रियासत के बारे में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। यह सिलेबस जो है बेसिकली, अब देखिए मध्य प्रदेश में ना कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह MPPSC ले रही हो, है ना, MPPSC के लोक सेवा आयोग द्वारा कोई आयोजित किया जाने वाला एग्जाम हो, प्री हो, मेंस हो, या व्यापम द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा। अब मध्य प्रदेश के इतिहास को इतनी गहराई में जाकर MPPSC द्वारा व्यापम द्वारा पूछा जाने वाला है कि हम कोई भी रियासत छोड़ नहीं सकते। जैसे हाल ही में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, उसमें एक रियासत की चर्चा की गई, धार रियासत। बेसिकली परमार रियासत की चर्चा नहीं कर रही है यहाँ पे, धार रियासत। ये धार रियासत कौन सी थी? जो मराठों के आक्रमण के पश्चात आधुनिक काल में स्थापित हुई। पूरे मध्य प्रदेश की किताब में आपको अगर सब दौड़ोगे तो कहीं नहीं मिलेगी। उसी प्रकार एक रियासत है जिन्होंने MPPSC ने इसको मेंस के सिलेबस में दे रखा है, लेकिन प्री और अन्य एग्जामों में भी इसको जानना जरूरी होता है। इस रियासत का नाम है मालवा के गर्दभिल, गर्दभिल्ला ऑफ मालवा। कौन है मालवा के गर्दभिल? देखिए, मालवा क्षेत्र में लगभग ये काल माना जाता है 2री सदी या 3री सदी ईसा पूर्व, BC, 3rd BC, है ना। एक रियासत उत्पन्न होती है। इस रियासत की कहानी हमें कहाँ से मिलती है? तो इस रियासत के बारे में हमारे पास कोई बहुत महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, लेकिन कुछ धार्मिक ग्रंथों और कालिदास के विभिन्न ग्रंथों से हमें एक रियासत की जानकारी प्राप्त होती है। इस रियासत को कहा जाता है गर्दभिल रियासत। यह एक प्रकार की भील रियासत थी। भील अर्थात जनजातीय रियासत थी, जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक मालवा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक का नाम था गर्दभिल। इन्हें अन्य नामों से गंधर्व सेन के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके कई नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थे गर्दभिल, और इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी उज्जैनी ही मानी जाती है। कहा जाता है कि मौर्यों के पतन के पश्चात इस संपूर्ण क्षेत्र पे कहा जाता है कि मौर्य काल के बाद थोड़ा सा समय शुंग शासन किया। शुंग, हालांकि आगे रियासत हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। शुंग बेसिकली विदिशा के थे। शुंगों के पतन के पश्चात इस संपूर्ण क्षेत्र में ना बड़ी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लगातार विदेशियों के आक्रमण, और विदेशियों में कौन? भारत पर विदेशी जो उस काल में आक्रमणकारी थे, उसमें थे शक, उसमें थे कुषाण, उसमें थे हूण। इनके आक्रमण लगातार बढ़ गए थे। उत्पात की स्थिति थी, अराजकता की स्थिति थी। तो इसी अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए ऋषि मुनियों ने देवराज इंद्र की तपस्या की। जो कहानी मिलती है, ये कहानी याद ध्यान रखिएगा, माइथोलॉजिकल कहानी है, धार्मिक कहानी है। इसकी सत्यता के प्रमाण प्रायः नहीं मिलते, लेकिन अब चूंकि ये रियासत है तो हमें इसके संदर्भ में पढ़ना होगा, ठीक है। तो माइथोलॉजिकल कहानी ये मिलती है, धार्मिक कहानी ये मिलती है कि इस संपूर्ण क्षेत्र पर मलिच्छों का आतंक बढ़ गया था। मलिच्छ मतलब वही राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। अब इस राक्षसों के आतंक के लिए इस क्षेत्र के ऋषियों मुनियों ने इंद्र की तपस्या की, और इंद्र ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को भेजा था कि जाओ और मलिच्छों का अंत करो और पृथ्वी पर इनके उत्पात को समाप्त करो। तो इसी मलिच्छों को समाप्त करने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र, जिनका नाम था गर्दभिल या गंधर्व सेन या महेंद्रादित्य, उन्होंने मालवा क्षेत्र पर प्रकट हुए और शासन किया एक लंबे समय तक, और इस क्षेत्र से शकों का अंत किया। तो शकों का अंत करने वाली एक रियासत थी, जिस रियासत को कहा गया गर्दभिल रियासत। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जानकारी के स्रोत उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम इस रियासत को पढ़ते कैसे हैं, इस रियासत को जानते कैसे हैं? तो प्रायः कालिदास के ग्रंथों में कई जगह उल्लेख मिलता है, और कुछ धार्मिक ग्रंथ है। इन ग्रंथों के अगर आप लिस्ट, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इन ग्रंथों से हमें इस रियासत की जानकारी मिलती है। जैसे सिंहासन बत्तीसी एक ग्रंथ है, जो किसका है? कालिदास का। गाथा सप्तशती शालिवाहन का, है ना, एक जैन ग्रंथ है। फिर थेरावली मेरुतुंग का, ये भी एक जैन दार्शनिक है मेरुतुंग, जिनका एक ग्रंथ है थेरावली। फिर उसके बाद कथा सरित सागर सोमदेव भट्ट की है। विक्रम देव चरित्र, ये बिल्हड़ की है।
ठीक है। शत्रुंजय महात्म्य ये धनेश्वर सूरी की है और त्रिलोक प्रज्ञप्ति जीव जैन की है। इन कुछ धार्मिक पौराणिक, हालांकि ये किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये ऑथेंटिक इतिहास के कोई स्रोत नहीं है, फिर भी इन कुछ ग्रंथ हैं, जैसे फिर से रिपीट करता हूँ, सिंहासन बत्तीसी कालिदास की, क्लियर, गाथा सप्तशती शालिवाहन की, थेरावली मेरुतुंग की, कथा सरित सागर सोमदेव भट्ट की, विक्रमदेव चरित्र विल्हड़ की, शत्रुंजय महात्म्य धनेश्वर सूरी की और जीव जैन की है आपकी त्रिलोक प्रज्ञप्ति। इन कुछ धार्मिक ग्रंथों से हमें इस रियासत की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जब जानकारी लगती है तो जानकारी क्या लगती है? बच्चे यही लगता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग है, ये याद करिएगा, लगभग, है ना। मालवा क्षेत्र पर राजा गर्दभिल या इन्हीं का नाम था गंधर्वसेन या महेंद्रादित्य का शासन था और इन्होंने लगभग 13 वर्षों तक इस क्षेत्र में शासन किया। भविष्य पुराण के अनुसार गंधर्वसेन के पिता देवराज इंद्र थे। जैसा कि मैंने कहानी स्टार्टिंग में आपको बताई कि भविष्य पुराण ये कहता है कि इस गंधर्वसेन के पिता कौन थे, वही देवराज इंद्र थे। उनके सेनापति का नाम वीरभद्र और मंत्री का नाम जो था वो विष्णुदत्त था। ये जानकारी हमें मिलती है भविष्य पुराण से। गंधर्वसेन की पत्नी का नाम वीरमती था। इनके समय मालवा एक स्वतंत्र रियासत था। इनके नाम पर ही इस रियासत को गर्दभिल्ल रियासत, राजा गर्दभिल्ल के नाम पर ही इस रियासत को राजा गर्दभिल्ल रियासत कहा गया। गर्दभिल्ल के बारे में कहानी ये मिलती है कि इनकी 7 रानियां हुआ करती थी और 7 रानियां जो थी वो 7 अलग अलग जातियों की थी। इन्हीं के ही सबसे बड़े पुत्र जो इसके बाद इनके शासक बने, इस रियासत के शासक, जिनका नाम आप जानते होंगे भृतहरि, है ना। भृतहरि, जिसको आप अपने फिलॉसफी के पेपर में भी पढ़ते हो, भृतहरि को आप दर्शन के पेपर में भृतहरि को पढ़ते हो। आप एक साहित्यकार के रूप में, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकारों के रूप में भृतहरि को देखते हो, जिन्होंने शतक त्रय नाम के 3 ग्रंथ लिखे हैं। ये ग्रंथ कौन कौन से हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त 2 व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं, वाक्यदीप और मीमांसा सूत्र वृत्ति। इस तरह इस रियासत में गर्दभिल्ल के बाद इनके पुत्र, फिर उसके बाद एक प्रसिद्ध शासक जिनको इतिहास में हम विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। इस रियासत में कहानी मिलती है कि जो विक्रमादित्य हम पढ़ते हैं, उस प्रथम विक्रमादित्य जिन्होंने नवरत्न की प्रथा चालू की थी, वो विक्रमादित्य जो थे वास्तविकता में गर्दभिल्ल रियासत से संबंधित थे। हालांकि ये सारी की सारी कहानी माइथोलॉजिकल है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये सारी की सारी कहानी क्या है? माइथोलॉजिकल है। एक कहानी और मिलती है आचार्य मेरुतुंग की, थेरावली। एक थेरावली क्या है, पहले हम इसके बारे में बता दें। मेरुतुंग एक प्रसिद्ध जैन आचार्य हुए हैं जो दूसरी सदी ईसा पूर्व के थे। उनका एक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, जैन मुनि है जिनका नाम है थेरावली, है ना। थेरावली में कहानी ये मिलती है कि कोई एक राजा थे जो मालवा पे शासन किया करते थे। उस राजा का नाम था गर्दभिल्ल, ठीक है। फिर कहानी ऐसी मिलती है कि एक बार गर्दभिल्ल, चूंकि भीलों में ना अपहरण विवाह चलता है। अपहरण विवाह मतलब समझते ही होंगे आप, अगर आपने भील जनजाति पढ़ी होगी। विवाह की एक विशेष प्रकार की प्रथा होती है जिसमें कन्या को अपहरण करके विवाह किया जाता है। तो एक बार राजा गर्दभिल्ल ने क्या किया, एक कालाचार्य नाम के एक आचार्य हुआ करते थे, उनकी साध्वी बहन सरस्वती का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, ठीक है। कालाचार्य की बहन को उठा ले राजा गर्दभिल्ल। अब चूंकि राजा थे, स्वयं राजा अपहरण करके ले आए, तो कालाचार्य बड़े परेशान हुए इस बात पे कि मेरी बहन का अपहरण कर लिया गया है। अब जब अपहरण कर लिया है तो आसपास के राजाओं ने से मदद मांगी कालाचार्य ने, और किसी भी राजा ने गर्दभिल्ल पर आक्रमण करने की साहस नहीं किया। ये कहानी कहाँ मिलती है? मेरुतुंग की थेरावली। तो आचार्य कालाचार्य क्या करते हैं, ये सिंधु नदी को पार करके ये जाते हैं कहाँ? पश्चिम की ओर। सिंधु नदी को पार करके कहाँ जाते हैं? पश्चिम की ओर गए और शकों से सहायता मांगी और वहां से 95 शाही शक शासकों को लेकर भारत में प्रवेश किए। और प्रवेश करने के बाद मालवा के राजा गर्दभिल्ल और शकों के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ। इस भीषण युद्ध में इस कहानी में मिलती है कि शकों की विजय हुई थी और इसी के पश्चात शकों का शासन भारत पर स्थापित हुआ था। क्लियर? तो शकों और जो राजा गर्दभिल्ल है उसके युद्ध का वर्णन जो है वो मेरुतुंग की थेरावली में भी मिलता है। क्लियर?
कहानी बस इस रूप में मिलती है कि कालाचार्य की बहन का अपहरण, और कालाचार्य जाते हैं सिंधु नदी पार करके और वहां से शक सरदारों को लेकर आते हैं और इनके बीच युद्ध होता है और फिर इस प्रकार उज्जैन वाले क्षेत्र में, है ना, शक वंश की स्थापना होती है। क्लियर। अब एक कहानी मैंने और बताई, राजा गर्दभिल्ल की कुल मिलाकर कितनी रानियां थी? तो राजा गर्दभिल्ल की कुल मिलाकर 7 रानियां थी, जिसमें भील रानी से पैदा हुए धन्वंतरी। धन्वंतरी को जानते हैं आप? कमेंट करके बताइएगा अगर आपने धन्वंतरी का पहले नाम सुना होगा। कौन थे धन्वंतरी? ठीक है, तो राजा गर्दभिल्ल की भील रानी से पैदा होने वाले थे धन्वंतरी। ब्राह्मणी रानी से पैदा हुए वरुरिचि, ब्राह्मणी रानी से वरुरिचि, है ना। बनिया रानी जो इनकी थी उससे पैदा हुए शंकु। इनकी जो शूद्र रानी हुआ करती थी उससे पैदा हुए बेताल भट्ट, है ना। सतधारी नाम की एक रानी से पैदा हुए वराह मिहिर। इस तरह आप देखो तो इतिहास में ये जो 5-7 आपको नाम मिले, धन्वंतरी, वरुरिचि, शंकु, बेताल भट्ट, वराह मिहिर, ये सारे महान साहित्यकार, देश में महान। जैसे धन्वंतरी मैंने आपको नहीं बताया, आयुर्वेद के भारत में जनक माने जाते हैं धन्वंतरी। जो कहानी में क्या मिलते हैं कि जो धन्वंतरी थे वो गर्दभिल्ल के ही पुत्र थे। क्लियर। कहानी हमें क्या मिलती है कि जो धन्वंतरी थे वो किसके पुत्र थे? गर्दभिल्ल के ही पुत्र हुआ करते थे। क्लियर। अब आगे की कहानी बढ़ाते हैं। उनकी छत्री रानी मृगनयनी थी जो शिव की परम आराध्या, नित्य भंडारा करती। इन्हीं रानियों में एक अड़ोलिया रानी का भी वर्णन मिलता है जो युद्ध भूमि में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। इस प्रकार कुल मिलाकर आप देखोगे तो राजा गर्दभिल्ल की 7 रानियों का यहाँ पे उल्लेख किया गया। छत्री रानी मृगनयनी जो शिव की आराधना थी और भंडारा किया करती थी, ऐसी अलग अलग कहानियों में मिलता है। अब आगे की कहानी ये है कि राजा गर्दभिल्ल ने 13 वर्षों तक लगभग शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया? याद रखिएगा, गर्दभिल्ल रियासत के संस्थापक गर्दभिल्ल गंधर्वसेन या महेंद्रदित्य, इनका शासनकाल लगभग 13 वर्षों तक शासन था। शकों के साथ युद्ध के लिए जाना जाता है ना, राजा गर्दभिल्ल का शासनकाल। अब शक युद्ध के दौरान इनकी विजय या पराजय हुई ये बहुत क्लियर नहीं है। जब कुछ ग्रंथों में यह मिलता है कि इन्होंने शकों को पराजित किया और कुछ ग्रंथों में यह मिलता है कि ये शकों से पराजित हुए। हालांकि इनके पश्चात अब इनकी जब मृत्यु हुई तो इनके 2 उत्तराधिकारी थे। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भृतहरि और छोटे पुत्र का नाम था विक्रमादित्य। बड़े पुत्र का नाम क्या था? भृतहरि और छोटे पुत्र का नाम था विक्रमादित्य। कहानी ये मिलती है आगे। अब कहानी क्या मिलती है कि राजा गर्दभिल्ल के पश्चात इनके बड़े पुत्र जिनका नाम था राजा भृतहरि, किंग भृतहरि, वो गद्दी पर बैठते हैं। राजा भृतहरि के विषय में कहा जाता है कि राजा भृतहरि बड़े शांत चित्त प्रवृत्ति के आदमी थे, बहुत नैतिक आदमी थे, आदर्श राजा थे। इनके राज्य में चोरी नहीं होती थी, इनके राज्य में किसी भी प्रकार का लूटपाट नहीं होती थी। ये न्यायप्रिय राजा थे, सबको एक दृष्टि से देखते थे। इनके राज्य में जनता, शकों का अंत हो चुका था और जनता बहुत खुशहाल थी, है ना। राजा भृतहरि के राज्य में जनता बहुत खुशहाल थी। राजा विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता, संस्कृत साहित्य के इतिहास में भृतहरि को एक नीतिकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। फिर भृतहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक, या ग्रंथों में ये मिलता है कि जिन्होंने विक्रम संवत चालू किया उसके अग्रज थे भृतहरि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रम संवत के चूंकि अग्रज हैं, मतलब उसके बड़े भाई हैं, अर्थात ये कहानी से भी स्पष्ट होता है कि विक्रमादित्य के ही, जो विक्रमादित्य हम इतिहास में पढ़ते हैं जिसने विक्रम संवत का संपादन किया, उस विक्रम संवत के संपादक के बड़े भाई थे राजा भृतहरि, है ना। इन्होंने संपूर्ण नीति में कई सारे, मैंने बताया आपको, साहित्यकार के रूप में भी पढ़े जाते हैं राजा भृतहरि। साहित्य के 3 प्रसिद्ध ग्रंथ जिन्हें शतक त्रय के नाम से जाना जाता है इन्होंने लिखे हैं, जैसे नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इसके बाद व्याकरण ग्रंथ में इनका वाक्यदीप है। फिर उसके बाद मीमांसा सूत्रवृत्ति एक अन्य व्याकरण ग्रंथ है। कई ऐसे साहित्यकारों का, मतलब साहित्यिक ग्रंथों के इन्होंने क्या की? रचना की। क्लियर। अब भृतहरि ने वैराग्य क्यों ग्रहण किया? इसमें कहानियां मिलती है कि राजा भृतहरि का शासन लंबा चल सकता था। एक कहानी ऐसी मिलती है कि गर्दभिल्ल के बाद विक्रमादित्य, भृतहरि ने जब शासन व्यवस्था संभाला तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भृतहरि का जो शासन था
वह इतिहास में नैतिक, सत्यनिष्ठ, न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। अर्थात इनके राज्य में जनता खुशहाल थी, है ना, किसी भी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं था। कहानी ऐसी मिलती है कि क्यों वैराग्य ग्रहण कर लिया, ये सन्यासी बन गए। हम जिस भर्तृहरि को साहित्य में पढ़ते हैं वो सन्यासी भर्तृहरि हैं, है ना। भर्तृहरि की जो गुफाएं हैं वो उज्जैन में स्थित है, जहां पर उन्होंने 12 वर्षों का कठोर तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। इनकी जब मृत्यु हुई तो इनकी जो समाधि बनी हुई है, आज भी आप राजस्थान में सारिस्का जाओगे तो सारिस्का पश्चिम बिहार के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। क्लियर। अब इनने सन्यास क्यों ग्रहण किया, कुछ पौराणिक ग्रंथों से ये जानकारी मिलती है कि राजा भर्तृहरि के समय एक क्या होता है, हालांकि ये किंवदंती है, इसका फैक्ट से लेना देना नहीं है, कि राजा भर्तृहरि के समय एक ऋषि आते हैं राजा भर्तृहरि के पास अमर फल लेकर, है ना, अमर फल लेकर, और कहा जाता है कि ये अमर फल खा के राजा अमर हो सकते थे। चूंकि राजा का शासन इतना अच्छा था कि जनता चाहती थी कि लंबे समय तक कि शासन करें, है ना, जिससे जनता खुशहाल है। तो ऋषि जाते हैं कि राजा ये फल खा लो और आप अमर हो जाओगे, और अमर हो जाओगे तो आपका शासन काल भी अमर हो जाएगा। अब राजा चूंकि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, है ना, नीतिवान थे। इनकी पत्नी का नाम था पिंगला। क्या नाम था इनकी पत्नी का? पिंगला। इस पिंगला से बहुत प्रेम करते थे भर्तृहरि। तो उन्होंने क्या किया, चूंकि अब कहते हैं कि मैं जीकर क्या करूंगा, पिंगला अमर हो जाए, क्योंकि प्रेम था भाई। तो उन्होंने वो फल किसको दे दिया? पिंगला को दे दिया। पिंगला की कहानी जो मिलती है यहाँ पे वो ये मिलती है कि पिंगला राज्य के किसी सेनापति से प्रेम करती थी। उसने वह फल जाकर राज्य के उस सेनापति को दे दिया। अब सेनापति ने वो फल नहीं खाया। सेनापति की कहानी ये मिलती है कि सेनापति भी राज्य के किसी नर्तकी से, जो डांस करने वाली, नाच करने वाली होती है, नर्तकी से प्रेम करता था। तो उस डांसर से प्रेम करता था तो उसने वह फल जाकर उसको, डांसर को दे दिया। अब नर्तकी ने सोचा कि यार हमारा जीवन तो वैसे ही नाच गाकर व्यतीत हो रहा है, इस जीवन का मैं क्या करूंगी लंबा जी के, जितने वर्ष जीऊंगी नाचना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि राजा बहुत अच्छे हैं हमारे राज्य के, ये फल अगर राजा को मिले तो राजा अमर हो जाएंगे। नर्तकी ने वो फल उठाया और राजा को दे दिया। राजा के पास जैसे ही वो फल, अमर फल आता है, राजा चौंक जाते हैं कि भाई नर्तकी के पास कैसे पहुंचा। नर्तकी को बुलाया गया, नर्तकी ने बताया सेनापति ने दिया। सेनापति को बुलाया गया, बोले साहब रानी ने दिया। रानी को बुलाया, बोले। इससे क्या होता है, एक प्रकार से राजा को अपनी रानी पिंगला के धोखे का पता चलता है। अब राजा को जैसे ही पिंगला के धोखे का पता चला, राजा ने क्या किया, बहुत दुख हुआ उनको कि वो इतने नैतिक, इतने प्रेमी आदमी और उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसी पल राजकाज में उनका मन लगना बंद हो गया। अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को बुलाते हैं और राज्य का पूरा कारोबार सौंपते हैं कि लो भाई संभालो, हम चले। और राजा भर्तृहरि वहाँ से, उज्जैन से निकलते हैं अपने महल से, और पास में ही एक गुफाएं रहती हैं, गुफा में जाकर बैठ जाते हैं। बहुत लंबे समय तक बैठे और फिर बाद में उन्होंने उसी गुफा में संन्यास ग्रहण कर लिया। क्लियर। और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात लगभग कहा जाता है, कहानी कुछ पुस्तकों में ऐसा मिलता है कि 9 वर्ष और कुछ पुस्तकों में ऐसा मिलता है कि 12 वर्ष। जो भी हो, ये फैक्ट नहीं पूछा जाएगा कि कितने वर्ष तपस्या की आपसे। उन्होंने वहां जाकर तपस्या कर ली, है ना। तपस्या करने के बाद उनको आत्मज्ञान इत्यादि का प्राप्त हुआ। वहां ही उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनका नाम मैंने बताया, नीति शतक। नीति शतक में क्या था, चूंकि ये खुद राजा थे इसलिए इनको राज्य की नीतियों का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये चाहते थे कि भविष्य में भी राज्य में वो नीतियां संचालित हो। तो राजकाज की नीतियां, लोकाचार की नीतियां, नैतिक जीवन की नीतियां, है ना, इन सब का, हमारे व्यक्तिगत जीवन की नीतियां, इन सभी नीतियों का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा श्रृंगार शतक, दूसरा ग्रंथ है इनका श्रृंगार शतक। श्रृंगार मतलब होता है प्रेम। राजा के व्यक्तिगत जीवन, प्रेम, है ना, करुणा, दया इत्यादि सभी भावों का समावेश किया गया है श्रृंगार शतक में। और वैराग्य शतक क्या है, लास्ट वैराग्य शतक, इसमें ईश्वर भक्ति, लोक परलोक इत्यादि की बात कही गई है। क्योंकि नीति शतक शुरुआत ही होता है दुख से, इसलिए समझ में आता है कि नीति शतक लिखने से पहले राजा बहुत दुखी थे, है ना, कोई तो कारण रहा होगा। तो यही कहानी मिलती है कि इस वजह से राजा दुखी थे और उसके बाद इन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे।
लगभग कहा जाता है कि राजा भर्तहरि ने 12 वर्षों तक शासन किया और 12 वर्षों तक शासन करने के पश्चात संन्यास ग्रहण कर लिया। और राजा की जब मृत्यु हुई तो सारिस्का पश्चिम बिहार आज हम वर्तमान में देखते हैं, वहाँ राजा भर्तहरि की समाधि बनी हुई है। ये थे राजा भर्तहरि, है ना। भर्तहरि ने वैराग्य क्यों ग्रहण कर लिया, इसको बताने वाली किंवदंतियां है जो उन्हें राजा विक्रमादित्य ग्रंथों से ज्ञात होता है कि प्रियतमा से निराशा हुई और प्रेम करते थे। ठीक है, नीति शतक के प्रारंभिक श्लोक में भी निराशा प्रेम की झलक मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रेम में धोखा खाने पर ही वैराग्य ग्रहण किया। क्लियर। अब भर्तहरि की कथा जो मैंने आपको बता दी, रिपीट नहीं करते। अब अगले शासक बनते हैं इस रियासत के विक्रमादित्य। भर्तहरि के संन्यास लेने के पश्चात इस रियासत के जो सबसे प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध राजा हुए उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। ये विक्रम संवत के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये भर्तहरि के अनुज माने जाते हैं, गर्दभिल्ल के पुत्र माने जाते हैं, नवरत्नों के संपादक माने जाते हैं राजा विक्रमादित्य। ठीक है, तो राजा विक्रमादित्य की कहानी क्या है? महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है हमें। ठीक है, ये दो ग्रंथ हैं, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण, है ना। अब ये काल ही था, पौराणिक काल, पुराणों की रचना हुई, तो इसी भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में हमें राजा विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है। विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहित्य में भी वर्णन मिलता है कि उस वक्त उनका जो शासन था वो अरब क्षेत्र तक फैला हुआ था। ठीक है, अब कहानी ये मिलती है कि राजा विक्रमादित्य एक अत्यंत प्रतापी राजा थे। शक समय समय पर शक क्या होते थे, एक जर्जर जातियां होती थी जो समय समय पर आतंक बढ़ाती थी। जैसे ही कोई राजा हटा दूसरा राजा आएगा तो कहा जाता है कि शकों को भारत पर अंतिम रूप से समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है राजा विक्रमादित्य को। और शकों के पर विजय के उपरांत ही उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, है ना। ये शकों को पराजित सिर्फ मालवा से ही नहीं किए, मालवा से खदेड़ना चालू किया, पूरा राजस्थान प्राप्त करके सिंधु नदी के पार छोड़कर आए थे। इस तरह अगर देखें तो इसके पश्चात राजा का जो विक्रमादित्य का शासन था वो सिंधु नदी से लेकर और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। सिंधु नदी से लेकर कहां तक? नर्मदा नदी तक राजा का विस्तार था। नवरत्नों की परंपरा इन्होंने से ही शुरू की। विक्रमादित्य ने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए जाने जाते हैं। 58 बीसी का काल होता है जब विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपरांत एक संवत चलाया था जिसका नाम था विक्रम संवत। ये तो आप जानते हो, विक्रम संवत 58 बीसी। अगर आपने भारतीय इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हो तो विक्रम संवत और शक संवत आप जानते ही हो। तो विक्रम संवत जानते हो 58 बीसी में किसके द्वारा चलाया गया था? इन्हीं विक्रमादित्य के द्वारा। यह संवत शकों पर महान विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया। जैसे कि मैंने बताया कि शकों पर विजय के उपरांत ही इन्होंने यह विक्रम संवत चलाया था। ठीक है, अब इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है विक्रमादित्य ने शकों पर उन्मूलन कर विक्रम संवत की स्थापना, इसकी पुष्टि हमें प्रबंध कोश और धनेश्वर सूरी की शत्रुंजय महात्म्य, ये दो प्रमुख ग्रंथों से मिलती है। कौन कौन से? पहला ग्रंथ है प्रबंध कोश और दूसरा ग्रंथ है धनेश्वर सूरी की शत्रुंजय महात्म्य। इन दो ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि इस शक संवत के संपादक 58 बीसी में राजा विक्रमादित्य थे, विक्रम संवत के संपादक। अब एक कहानी कालिदास की भी मिलती है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के ही नवरत्नों में से एक, इतिहास में संस्कृत के महान विद्वान, साहित्यकार, भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। हालांकि एक शब्द गलत है, शेक्सपियर से भी कहीं ज़्यादा महान, है ना, जिन्होंने व्याकरण के शानदार ग्रंथ लिखे, जिन्होंने कई अच्छे नाटक लिखे। 7 प्रमुख रचनाएं आप देखोगे कालिदास की देखने को मिलती है। 2 महाकाव्य है, 2 खंड काव्य है और 3 इनके नाटक है। महाकाव्य क्या है? रघुवंशम और कुमार संभवम, है ना। इनके नाटक क्या है? खंड काव्य क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षीयम इनका नाटक है। फिर मेघदूतम, कुमार संभवम, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो खैर ये चीजें हम साहित्यकाल में डिटेल से पढ़ेंगे। कहानी यहाँ पे ये बताते हैं कि विक्रमादित्य की एक पुत्री हुआ करती थी, उस पुत्री का नाम भी था सरस्वती। कहा जाता है कि विक्रमादित्य की एक पुत्री सरस्वती बहुत विद्वान थी।
बहुत विद्वान हुआ करती थी, संस्कृत की प्रकांड विद्वान हुआ करती थी, लेकिन उसे अपनी विद्वत्ता पर घमंड था, बहुत ज़्यादा क्या था, घमंड था। तो विक्रमादित्य ने कई सारे शिक्षक अपॉइंट किए थे, उसको पढ़ाने के लिए नियुक्त किए थे, लेकिन वो अपनी विद्वत्ता के कारण क्या करती थी, अपने घमंड के कारण क्या करती थी, उन शिक्षकों का अपमान कर दिया करती थी। तो सारे शिक्षकों ने मिलकर एक बार ऐसा किया था, फैसला लिया था कि इसकी शादी किसी एक ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जो महान मूर्ख हो। और सब प्लान बनाते हैं और जाते हैं कहीं कि ऐसा महान मूर्ख व्यक्ति ढूंढा जाए। तो देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा मिलता है उनको, जिस डाल पर बैठ रहा है उसी को काट रहा है। शायद आपने ये कहानी सुनी हो। देखते इससे मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता कि जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। बुलाए, बोले विवाह करोगे, उठा लाए उसको और उसका विवाह इन किन प्रकरण सरस्वती से करा दिया। शादी की पहली रात ही सरस्वती को पता चल गया कि जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई है वह बेवकूफ़ है। उसने उसको गाली देकर घर से भगा दिया। बरसात का मौसम था। कालिदास को घर से जब निकाल दिया तो कालिदास रोते हुए पास के ही एक मंदिर में पहुंचे। वह मंदिर जो था वह काली माता का था। कालिदास वहीं पे सर पटक कर अपनी जान देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सर पटक कर जान दे रहे थे, काली माता प्रकट होती हैं, प्रसन्न होती हैं और उनको वरदान देती कि इन संसार में समस्त सबसे महान विद्वान तुम बनोगे। और फिर कालिदास यहाँ पर संस्कृत के महान विद्वान बनते हैं कालिदास। बस ये छोटी सी कथा है कालिदास की, दैट्स इट। इस गर्दभिल्ली रियासत के अंतिम शासकों की अगर हम बात करें, लगभग 52 वर्षों तक शासन किया किसने, विक्रमादित्य ने 52 वर्षों तक शासन किया। फिर इसके पश्चात इस रियासत में 4 और शासक हुए। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि कुल मिलाकर गर्दभिल्ली रियासत में 7 शासक थे। पहले गंधर्वसेन, फिर दूसरे नंबर पे भरतहरि, तीसरे नंबर पे विक्रमादित्य, चौथे नंबर पे अब आते हैं, सिर्फ इनके नाम जानना है, इनकी जानकारी कहीं नहीं मिलती। चौथे शासक थे, इनका नाम था धर्मादित्य, जिसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। फिर इसके बाद अगला शासक हुआ भाइल, जिसने 11 वर्षों तक शासन किया। फिर अगला शासक हुआ नाइल, जिसने 14 वर्षों तक शासन किया। और लास्ट शासक माना जाता है इस रियासत का नाहद्र, जिसने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया, है ना। इन 7 राजाओं के कारण, शासन के कारण इस रियासत को सप्तगर्दभिल्ल रियासत के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि 7 राजाओं का शासन था, इस कारण इस रियासत को क्या कहते हैं हम, सप्तगर्दभिल्ला के नाम से जाना जाता है। एक श्लोक है जो मालवा में गर्दभिल्लों के इतिहास बताता है। ये श्लोक है क्या, सप्तगर्दभिल्ला भूयो भोक्षति नाम वसुंधराम सतानि त्रियासेच सका हष्टादशैव तु। अर्थात सप्तगर्दभिल्ल रियासत में 7 प्रकार के या 7 कुल मिलाकर शासक हुए। इस तरह जैन परंपरा के अनुसार 7 गर्दभिल्ल राजाओं का वर्णन आता है। इस कारण इस रियासत को गर्दभिल्ल बस नहीं, सप्तगर्दभिल्ला के नाम से भी जाना जाता है ना। थोड़ी और जानकारी हम देखते हैं तो खुदाई से गर्दभिल्ल रियासत के ना एक सिक्के मिले हैं जो 3-4 मासा चांदी के होते थे, और हमें खुदाई से ये सिक्के उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। समझ में आया आपको? ये रियासत छोटी सी रियासत थी, गर्दभिल्ल रियासत। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके या मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप में पूछिएगा। बसंत एजुकेशन हब पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।